नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। धीरज साहू कैश कांड को लेकर पीएम मोदी ने एक वीडियो जारी किया है। सोशल साइट एक्स में उन्होंने इस वीडियो को पोस्ट किया है, जिसको लेकर उन्होंने लिखा कि भारत में डकैती की कहानी की क्या जरूरत, जब कांग्रेस है जिसकी डकैतियां पिछले 70 सालों से मशहूर है और अभी भी गिनती लगातार जारी है। तो सोशल साइट एक्स पर पीएम मोदी का ये पोस्ट, इस वीडियो को साझा करते हुए उन्होंने लिख दिया कि 70 साल से कांग्रेस की डकैतियां देश भर में मशहूर है। डकैतों की कहानी की इस देश को जरूरत नहीं, क्योंकि कांग्रेस यहां पर है। और देखिए इस तस्वीर को खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया है। और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, कांग्रेस सांसद धीरज साहू के आवास पर हलचल बढ़ गई है। आयकर विभाग की टीम जियो सर्विलांस सिस्टम की मदद से पूरे परिसर को खंगाल रही है, ताकि जमीन के अंदर भी कुछ छिपाया गया हो तो उसका सुराग मिल सके। आयकर विभाग को जानकारी मिली है कि कुछ जेवरात जमीन के अंदर भी छिपाकर रखे गए हैं, और इसी की जानकारी आने के बाद अब आयकर विभाग की टीम सर्विलांस सिस्टम की मदद से जमीन में छिपाए गए जेवरात और बाकी सामानों को खंगाल रही है। आयकर विभाग के द्वारा धीरज साहू राज्यसभा सांसद के आवास पर छापेमारी जो है वो लगातार 7वें दिन भी जारी है। देख सकते हैं जो गाड़ियों का काफिला है, जो आयकर अधिकारी हैं वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। बता दें कि इस दरमियान कई मशीनों का भी इस्तेमाल जो है वो आयकर विभाग के द्वारा किया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो छुपे हुए राज हैं उसकी जानकारी जो है वो सामने आ पाए। बता दें कि जियो जो एक मशीन है जिससे मिट्टी के अंदर भी तमाम तरह की जानकारियाँ जो हैं वो ईडी के अधिकारियों को मिल सके, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे जियो सर्विलांस सिस्टम कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 मशीनों को यहाँ पर लाया गया, जिसके ज़रिए पूरे परिसर की जो जांच है इस वक्त यहाँ पर की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरी जांच के बाद क्या कुछ चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर जिस तरह से ये जांच की प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ हो चली है और लगातार अधिकारी जो है वो तमाम चीज़ों की गहनता से जांच कर रहे हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। वहीं ओडिशा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर आयकर विभाग की छापेमारी खत्म हो गई है। टैक्स चोरी के आरोप में यहां पिछले 6 दिन तक छापेमारी हुई थी। बुलांगीर और टीटलागढ़ से 310 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए थे। आयकर विभाग इसकी जांच कर रही है। साथ ही आईटी विभाग ने ईडी को भी पूरे मामले की जानकारी दे दी है। कहा यह जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी भी इस मामले की जांच पड़ताल जल्द ही कर सकती है। देखिए, पिछले बुधवार से जो छापा आयकर विभाग के द्वारा उड़ीसा के अलग अलग जगहों में पड़ा था, वो छापा आज मंगलवार सुबह खत्म हुआ है। और जो इस छापे में जो भी आयकर विभाग के अधिकारी सब शामिल थे, वो सब अधिकारी भुवनेश्वर लौट चुके हैं। आज सुबह जब वो अधिकारी भुवनेश्वर लौट रहे थे, उनके साथ हमारा जो बातचीत हुआ, उस बातचीत के दौरान बहुत ताज़ा जानकारी जो मिल पा रही, उसके मुताबिक आईटी डिपार्टमेंट ने अभी ईडी को इन्फॉर्म कर लिया है और आगे ईडी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। आईटी डिपार्टमेंट का जो उड़ीसा में इन्वेस्टिगेशन था, फिलहाल वो अभी खत्म हो गया है। खत्म होने की बात खुद आईटी विभाग के आला अधिकारियों ने बताया है। इस इन्वेस्टिगेशन खत्म होने का जो टर्म हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि और आगे कहीं फिलहाल नजदीकी कुछ दिनों में छापा पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि छापे के दौरान जो भी सामान सब मिला है उसको सब खंगाला जा रहा है और वहां से सबूत को इकट्ठा किया जा रहा है। आगे बहुत से जो इंफॉर्मेशन आने वाली है, उसके मुताबिक जो अभियुक्त हैं उनको भुवनेश्वर ऑफिस बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ होगा। अगर किसी की भी अगर किसी के पास कोई भी जानकारी हो तो वो इस बारे में आईटी विभाग को भी अपना सूचना दे सकता है। ये अभी आईटी विभाग का फिलहाल कहना है। तो इंतजार इस बात का है कि आईटी विभाग
कितनों दिनों तक ये इंक्वायरी चला रही है और इंक्वायरी के बाद क्या सब सामने आ रहा है। बलांगीर से कैमरा पर्सन आसिफ दास के साथ नवेश मोहम्मदी, न्यूज 18। वहीं जामताड़ा की कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्यसभा सांसद धीरज साहू कैश कार्ड मामले में प्रतिक्रिया देते हुए उल्टा बीजेपी पर ही निशाना साधा है। इरफान अंसारी ने बीजेपी को कांग्रेस पार्टी को बदनाम न करने की नसीहत दी है। साहू जी के बारे में जो आप दुष्प्रचार आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी क्या ठीक है सांसद हो सकते हैं, लेकिन उनका व्यवसाय है, वो बिजनेस करते हैं वो, और उनकी प्रतिक्रिया आप लोग लीजिए। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छठे समन पर भी ईडी दफ्तर में हाजिर नहीं हुए। हालांकि मुख्यमंत्री का संदेश लेकर सीएमओ के कर्मचारी सूरज कुमार जरूर ईडी दफ्तर पहुंचे। वो ईडी के अफसरों को सील बंद लिफाफा सौंपकर वापस लौट गए। दोपहर के करीब 2:30 बज रहे हैं। ईडी दफ्तर के बाहर गहमा गहमी बनी हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से जारी छठी समन का वक्त गुजरता ही जा रहा है। सबके मन में यही सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बार हाजिर होंगे। पर तभी ईडी दफ्तर के ठीक सामने से सीएम हेमंत सोरेन का काफिला बिना रुके गुजर गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज भी ईडी दफ्तर हाजिर नहीं हुए, यहां पर पेश नहीं हुए। मुख्यमंत्री अपने प्रस्तावित दौरे दुमका के लिए रवाना हो गए। लैंड स्कैम में पूछताछ को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से छठी दफा मुख्यमंत्री को समन भेजा गया था। इससे पहले 14 अगस्त, 24 अगस्त, 9 सितंबर, 23 सितंबर और 4 अक्टूबर को भी पूछताछ के लिए बुलावा आया था। इसके खिलाफ सीएम सुप्रीम कोर्ट तक गए, पर उन्हें राहत नहीं मिली तो ईडी की ओर से छठा समन जारी कर दिया गया। पर मुख्यमंत्री तो नहीं आए, लेकिन मुख्यमंत्री का संदेश लेकर सीएमओ के कर्मचारी सूरज कुमार जरूर ईडी दफ्तर पहुंचे। वो ईडी के अफसरों को सील बंद लिफाफा सौंपकर वापस लौट गए। हम लोग क्या था कैसे बता सकते हैं? हम लोग अंदर का जाते, हम लोग जाके लेके चला। क्या था नहीं पता भैया। क्या सीएम आवास से लेके आया? ऑफिस सीएम ऑफिस क्या चीज था ये कैसे पता? अभी फिर जा रहे हैं डाक देने। छठे समन के जवाब में भी मुख्यमंत्री की ओर से प्रवर्तन निदेशालय को लिखित जवाब भेज दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में एक बार फिर झारखंड की सियासत गरमाते दिख रही है। ओम प्रकाश, न्यूज 18, रांची। सीएम हेमंत सोरेन को जारी समन पर सियासत गरमाते ही जा रही है। बीजेपी और आजसू ने ईडी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जबकि जेएमएम ने इसे सरकार को परेशान करने की साजिश करार दिया है। कानून का लगातार मखौल उड़ा रहे हैं। आज ईडी के छठे समन पर भी वो हाजिर नहीं हुए। ये बहुत ही गंभीर मामला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संविधान और कानून के प्रति आस्था की शपथ ली है, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाते दिख रहे हैं। हमारी मांग है कि अब बहुत हो गया, पानी सर के ऊपर निकल गया है। अब ईडी को मुख्यमंत्री के खिलाफ अविलंब कठोरतम कार्रवाई करके नजीर पेश करनी चाहिए। और जिस तरीके से राज्य में संवैधानिक मशीनरी पूरे तरीके से कोलैप्स कर गई है, मुख्यमंत्री को कानून की कोई सुध नहीं है, और कहते हैं ना, स्कैंट रिस्पेक्ट फॉर लॉ ऑफ द लैंड, कानून कोई उनके लिए मायने ही नहीं रखता। ईडी को इसे ही देखते नहीं रहना चाहिए, आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। इसको लेकर के आगे और क्या हो सकता है, एजेंसी समझे कि हम इसका जांच कैसे करें। अगर कोई भागता रहे तो जांच तो आखिर करना है। अगर जांच को प्रभावित करे तो आप उस पर कैसे करेंगे? आपको स्वतंत्र एजेंसी बनाया गया कि आप निष्पक्ष ढंग से जांच कर पाएंगे। आप जब मन करेंगे तब उन्हें बुला लीजिएगा। आज चिट्ठी दीजिएगा, कल हाजिर होइए, परसों हाजिर होइए। ऐसा होता है कहीं? आज इस राज्य को प्रगति के पथ पर सर्वोच्च शिखर पर बैठाने की प्रतिबद्धता और उसी कवायद में लगे हैं माननीय मुख्यमंत्री। सभी क्षेत्रों का दौरा निर्धारित है, पूर्व निर्धारित है।
योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही हैं और उस बीच में संबंध आता है। आखिर इस राज्य की प्रगति को, विकास को रोकने का प्रयास है या क्या है, ये तो भाजपा वाले बता पाए। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया वापस कर दे तो झारखंड की शक्ल और सूरत ही बदल जाएगी। दुमका में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि वो झारखंड के विकास के पथ पर आगे ले जाना चाहते हैं, पर विपक्षी दल उनकी सरकार को परेशान कर रहे हैं। लेकिन क्या कोई हवा को रोक पाया है? क्या है भाई? तो वो सब चलता रहेगा और हम लोग भी चलते रहेंगे। 1,36,000 रुपए कम ये है। अगर वो आज मिलता तो इस राज्य का जो कलंक है, इस राज्य जो पिछड़ापन का जो एक मोहर लग गया है, वो उसी दिन मिट जाए। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दुमका में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कह दिया कि विपक्षी दल झारखंड के विकास को बाधित करना चाहते हैं और इसीलिए बार बार उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जाती है। बीजेपी चाहती थी कि वो आज भी दुमका न आए, पर उन्हें झारखंड और झारखंड वासियों के फक्र है। वो किसी भी कीमत पर झारखंड पर आंच नहीं आने देंगे। हमारे विपक्ष लगातार कुछ न कुछ षड्यंत्र रचकर हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। बहुत लोगों को आज इस उम्मीद में भी था कि शायद आज मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचेगा, लेकिन चिंता मत करो, जब तक हेमंत सोरेन जिंदा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदा है, इस राज्य पर बुरी नजर डालने वालों को हम लोग कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस वीर भूमि को बदनाम करने वाले लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ी चतुराई से हमारे ही कुछ लोग, हमारे ही जात परिस का लोग, उन लोगों का एक दलाल बनकर के, एजेंट बनकर के हमारे योजनाओं को उनको दिखाई नहीं देता और पूरा भ्रम फैलाने में लगा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही। हम सुनना चाहते हैं मंच से और इस आए हुए भीड़ से, क्या सरकार की योजनाएं, क्या बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है? और गढ़वा में आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम का शिविर लगा। इस मौके पर पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया है। साथ ही साथ कई योजनाओं का लाभ देते हुए ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान करने की बात कही है। निष्पादन हुआ, लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ। दूसरे चरण में भी कामों में इससे ज्यादा, पहले चरण से ज्यादा लोगों में उत्साह था और तीसरा चरण तो खैर ऐतिहासिक, आप देख रहे होंगे एक उत्सव का माहौल है, एक त्योहार के रूप में लोग मना रहे हैं इस आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को, और ऑन द स्पॉट लोगों की समस्याओं का निदान हो रहा है। वहीं धनबाद के शूटर अमन सिंह हत्याकांड में 2 और आरोपी विकास बजरंगी और सतीश राव उर्फ गांधी को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट ने दोनों को पुलिस रिमांड पर मंजूरी मिल गई है और इससे पहले इस मामले में गिरफ्तार रितेश यादव उर्फ सुंदर महतो को पुलिस ने रिमांड पर लिया था, जिसमें पूछताछ के दौरान रितेश यादव ने विकास बजरंगी और सतीश राव नामक 2 मददगारों का नाम लिया था। इसके बाद धनबाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। और बढ़ते अगली खबर की ओर, धनबाद के शूटर अमन सिंह हत्याकांड की जांच पड़ताल अब काफी तेज हो गई है। मुख्य आरोपी सुंदर महतो उर्फ रितेश यादव के बयान पर उसके मददगार के रूप में विकास बजरंगी और सतीश राव उर्फ गांधी को दबोच लिया गया।
पूछताछ में रितेश यादव ने बताया कि उसे जेलर की हत्या करने के लिए कहा गया था, पर ज्यादा खतरा देखते हुए उसने अपना मन बदल लिया। वहीं इस मामले में जेल आईजी उमाशंकर सिंह और सीआईडी के आईजी असीम विक्रांत मिंज के रिपोर्ट पर धनबाद जेल के सुपरिटेंडेंट मेंसन बरवा को सस्पेंड कर दिया गया। इससे पहले इस मामले में जेलर और 5 कारापाल भी सस्पेंड हो चुके हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता। धनबाद जेल में बंद शूटर अमन सिंह की हत्या गोली मारकर 3 दिसंबर को कर दी गई थी। गोली मारने वाले सुंदर महतो उर्फ रितेश यादव को पुलिस ने न्यायालय के आदेश के बाद 5 दिन के रिमांड में लिया था और उस रिमांड में पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली। रितेश यादव ने पुलिस को रिमांड में बताया कि शूटर अमन सिंह की हत्या की पूरी साजिश आशीष रंजन उर्फ छोटू ने की थी और इसके लिए उसे बाइक चोरी के मामले में जेल जाना था और उसी के तहत वह बाइक चोरी मामले में जेल गया और पुलिस को अपना नाम सुंदर महतो और बोकारो जिला के तेलो का रहने वाला बताया था। अमन सिंह की हत्या में जेल में सुंदर उर्फ रितेश की मदद सतीश शाह उर्फ गांधी और विकास बजरंगी ने किया है और यह पूछताछ में सारी बातें रिमांड में सुंदर उर्फ रितेश ने पुलिस को बताया है। अब पुलिस इस मामले में अमन सिंह के हत्या के मामले में सतीश उर्फ गांधी और विकास बजरंगी को रिमांड में लेने की प्रक्रिया कर रही है। फिलहाल अमन सिंह के हत्या के मामले में जांच रिपोर्ट जेल आईजी और सीआईडी आईजी के द्वारा सौंपने के बाद जेल अधीक्षक मेंसन बरवा को निलंबित कर दिया गया है और इससे पहले जेलर और 5 कारापालों को भी निलंबित किया गया था। वहीं अब भी अमन सिंह की हत्या के जो मामला है उसकी जांच जारी है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिमी सिंहभूम के रायगढ़ में भाकपा माओवादियों ने पुलिस मुखबिरी के शक में पूर्व उप प्रमुख कमल पूर्ति की हत्या कर दी। घटनास्थल पर नक्सली पोस्टर भी छोड़ा गया है जिसमें पूर्व उप प्रमुख को पुलिस मुखबिरी बताते हुए मौत की सजा देने की बात लिखी गई है। जहां उनकी हत्या हुई वो उनके पैतृक गांव से महज आधा किलोमीटर दूर है। यह हत्याकांड की घटना कल हुई थी, पर घटनास्थल सुदूर नक्सल प्रभावित इलाका है और इसीलिए पुलिस को सूचना मिलने में देरी हुई। घटना के दूसरे दिन गुजड़ी और सोनवा पुलिस ने घटनास्थल से शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। इस पूरे मामले में गुजड़ी थाने में 12 से 13 माओवादियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मृतक कमल पूर्ति का भी आपराधिक इतिहास रहा है और वो पीएलएफआई के भी संपर्क में रहा है। और झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे 2 दिवसीय दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं में नया जोश भरकर वापस लौट गए। रांची में कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बताया कि कांग्रेस प्रभारी ने 2 दिन तक खूंटी, लोहरदगा, चाईबासा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, बूथ कमेटी की मजबूती का निर्देश दिया। साथ ही साथ हर जिले और लोकसभा क्षेत्र में वॉर रूम बनाने का भी टास्क दिया है। हम लोग बूथ स्तर की पूर्णता संगठन की उसको बहुत जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें और तमाम जिलों में जो है लोकसभा क्षेत्रों में एक वार रूम का भी गठन करना है, उसकी क्या स्थिति है। फिर कमेटी की पूर्णता बूथ स्तर पर उसकी क्या स्थिति है। मंडल कमेटी अगर पूर्ण नहीं है तो अविलंब उनको पूर्ण किया जाए ताकि पूरी तरह हम 2024 के चुनाव में मजबूती के साथ खड़े रहें। और चलिए अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व मंत्री एनोस सिक्का ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सिमडेगा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दोनों सरकारों को आड़े हाथों लिया और कहा कि झारखंड की जनता दोनों सरकार की करतूत जान गई है। अगले चुनाव में दोनों सरकार का जाना तय है। लड़ेंगे हम लोग, लोकसभा लड़ेंगे नहीं, पूरा लड़ रहे हैं हम लोग। पूरा
लोहरदगा लड़ेंगे, खूंटी लड़ेंगे, चाईबासा लड़ेंगे, रांची लड़ेंगे, जितना है हम लोग सभी जगह से हम लोग निर्णय कर लिए हैं कि लड़ेंगे। और विधानसभा तो पूरे, और इस पर यहाँ की राष्ट्रीय पार्टी को सबक सिखाने का काम यहाँ की जनता करेगी और झारखंड पार्टी को समर्थन काम करने करेगी। कमी सरकार है, चारों तरफ लूट और खसोट का राजनीति चल रहा है। एक तरफ हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो धर्म के नाम पर गांव-गांव घूम रहे हैं, और दूसरे तरफ है लूट और भ्रष्टाचार का नायक हम लोग का वर्तमान सरकार। दोनों विधायक की चेहरा पूरी तरह उजागर हो चुका है, इनका चरित्र लोगों के सामने आ चुका है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।